नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जिसकी न्यूज़ आते ही इन्वेस्टर्स के बीच में काफ़ी घबराहट का वातावरण देखने को मिल रहा है पिछले 2 दिनों से। तो जी हाँ दोस्तों, मैं यूपीएल कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जिसके जिसके शेयर प्राइस में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अराउंड 15% का शेयर प्राइस इसका गिर गया था गुरुवार के दिन पे। तो सबसे पहले देख लेंगे कि ऐसी क्या कंपनी की न्यूज़ आई थी जिसके जिसके चलते शेयर में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। सेकंड नंबर हम कंपनी के बारे में जान लेंगे कि कंपनी की क्या प्रोडक्शन फैसिलिटीज है और कंपनी किस प्रोडक्ट को बनाती है। थर्ड, हम कंपनी के मैनेजमेंट देख लेंगे। फोर्थ, कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेंगे। फिर रेशियोज देख लेंगे। उसके बाद शेयर होल्डर पैटर्न देख लेंगे। और कल की हम डिलीवरी भी देख लेंगे कि कंपनी एनएससी के अंदर कंपनी का डिलीवरी जो रेट है वो क्या रहा था। और उसके बाद हम फिर देखेंगे कि हमें इस कंपनी को अभी फिलहाल होल्ड करें, बाय करें, या अभी हमें इसको सेल करके निकल जाना चाहिए। तो ये हम लोग अंत में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग न्यूज़ देख लेते हैं जिसके चलते इस शेयर में हमने 15% की गिरावट देखी थी। तो यहाँ पे मेंशन किया है कि यूपीएल शेयर्स फेल एज मच एज 15% आफ्टर मीडिया रिपोर्ट्स स्पॉटेड अ विसल ब्लोअर क्लेमिंग दैट यूपीएल प्रमोटर्स allegedly शिफॉन्ड ऑफ मनी। इसका मतलब ये है कि जो विसल ब्लोअर ऐसे लोग या संस्था होते हैं जो कि कंपनी की जो अंदर की जो न्यूज़ है उसको रिवील करते हैं। तो यहाँ पे विसल ब्लोअर्स का ये मानना है कि कंपनी ने गलत तरीके से जो कंपनी के जो फंड्स है वो दूसरी कंपनीज में ट्रांसफर किए गए हैं। तो यहाँ हम देख ही सकते हैं कि द whistleblower alleges that UPL entered into rent deals with the shell company owned by its employees and paid crores of rupees in rent for properties held by them। इसका मतलब ये है कि जो शेल कंपनीज है जो कि इनके एम्प्लॉयज के द्वारा बनाई गई है, और उसमें जो प्रमोटर्स का भी हाथ है। तो उसमें जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने उस कंपनी को करोड़ ऑफ रुपीस ट्रांसफर किए हुए इन द फॉर द रेंट। मतलब गलत तरीके से जो रेंट है कंपनीज का उस पे ट्रांसफर किए गए हैं। तो इस न्यूज़ के चलते हमने कंपनी के शेयर में अराउंड 15% की गिरावट देखने को मिली थी। इस न्यूज़ के चलते कंपनी के सीईओ जयदेव श्रॉफ ने क्या कहा है, आइए वो भी देख लेते हैं। In an exclusive interview with ET Now, Shroff said the whistleblower's complaint was put to rest in 2017 only. It was fully disclosed, and the audit committee at that time had given a clean check to the company. The audit committee reviewed the complaint and concluded that everything was fine. तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो ऑडिट कमेटी है उस टाइम पे उन्होंने उस टाइम पे इनको कंपनी को क्लीन चिट दे दी थी और कहा था कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है और ये जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो झूठे एलिगेशंस है विसल ब्लोअर के द्वारा। तो उस टाइम पे ऑडिट कमेटी ने इनको क्लीन चिट दे दी थी। हालांकि दोस्तों, इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर एक और न्यूज़ सामने आ रही है, वो ये है कि सेबी विल कंडक्ट फॉरेंसिक ऑडिट इन यूपीएल्स विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स फ्रॉम यूटर्स। तो सेबी अब है, फिर सेबी ने जांच दे दी है फॉरेंसिक ऑडिट के, और फॉरेंसिक ऑडिट के बाद ही हमें पता चल जाएगा कि यूपीएल्स में एक्चुअल में जो फंड शिफोनिंग के आरोप लगे वो सही है कि नहीं, वो तो फॉरेंसिक ऑडिट के बाद ही पता चल जाएगा। तो तब तक के लिए हमें वेट एंड वॉच की नीति अपनानी पड़ेगी। अब कंपनी के बारे में देख लेते हैं कि कंपनी क्या करते हैं। तो कंपनी बेसिकली एक एग्रो केमिकल कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 1969 में। और ये जो टॉप 5 मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है इन द वर्ल्ड। और ये इनका जो कस्टमर बेस है वो 123 कंट्रीज में है। और यूपीएल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 23 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। उनमें से 9 जो है वो इंडिया में है, 2 जो है स्पेन में है, 4 फ्रांस में है, 3 अर्जेंटीना में और 1 यूके में है, वियतनाम में है और नेदरलैंड, इटली, चाइना में है। तो कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो तो हम देख ही सकते हैं कि काफ़ी सारी कंट्रीज में फैला हुआ है। और इवन इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो भी काफ़ी सारी कंट्रीज में फैली हुई है। तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड वाइड है और कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो भी काफ़ी वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। कंपनी के मैनेजमेंट की बात करूँ तो बेसिकली हम देख सकते हैं यहाँ पे श्रॉफ फैमिली जो है वो कंपनी का पूरा बिजनेस जो है हैंडल करते हैं। तो मिस्टर रजनीकांत श्रॉफ है जो कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है करंट, वो है।
और सेकेंडली उनकी वाइफ है मिसेस संद्रा श्रॉफ, वो वाइस चेयरपर्सन है। उनके जो एल्डर सन है मिस्टर जय श्रॉफ, वो है कंपनी के ग्लोबल सीईओ। और उनके जो सेकंड नंबर के बेटे हैं मिस्टर विक्रम श्रॉफ, वो कंपनी के डायरेक्टर है। तो हम यहाँ देख ही सकते हैं कि कंपनी का जो मेन प्रमोटर्स में वो श्रॉफ फैमिली है कंपनी के मेन प्रमोटर्स में। अब देख लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो हम देख ही सकते हैं कि सेल्स तो यहाँ पे लगातार इंक्रीज हो रही है। तो सेल्स यहाँ पे बढ़ के जो है मार्च 2020 तक वो अराउंड 35,756 करोड़ हो गई है। और इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन रहता है वो अराउंड 19 से 20% के आसपास इनका ऑपरेटिंग मार्जिन रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग मार्जिन है। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रही है नेट प्रॉफिट में। जैसे कि 2015 में अगर मैं बात करूँ तो 1,144 करोड़ के आसपास इनका नेट प्रॉफिट था, वो डिक्रीज होकर 940 करोड़ के आसपास हो गया। अगेन 2017 में ये इंक्रीज होकर 1700 करोड़ के आसपास हो गया। फिर अगेन 2019 में ये कम हुआ, फिर 2020 में अगेन ये 1700 करोड़ के आसपास हो गया। तो नेट प्रॉफिट में इनका फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रहे हैं, वहीं इनकी सेल्स जो है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे एक बात जो समझने जैसी ये कि या एक क्वेश्चन हम उठा सकते हो, वो ये है कि सेल्स लगातार इंक्रीज हो रही है तो फिर नेट प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस क्यों आ रही है। तो वो एक मेजर कंसर्न है यहाँ पे। सेकंडली अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर ले तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी हम देख सकते हैं कि सेल्स अभी, हालांकि कोविड के चलते जून में इनका थोड़ा डिक्रीज दिखाई दिया था, पर सितंबर में अगेन अराउंड 8-9,000 करोड़ के आसपास इन्होंने सेल्स दर्ज किए, जो कि लास्ट सितंबर से काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट सितंबर 2019 में इनकी अराउंड 7,817 करोड़ के आसपास की इनकी सेल्स थी। और वहीं मैं अगर नेट प्रॉफिट की बात करूं, लास्ट सितंबर में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो था 166 करोड़ क्वार्टरली। और सितंबर 2020 में इस बार का जो नेट प्रॉफिट है वो है 463 करोड़, जो कि काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट है व्हेन आई एम कंपेयरिंग विद प्रीवियस ईयर क्वार्टर। लायबिलिटी साइड अगर मैं देखूँ तो बोरोइंग जो है इनकी लगातार इंक्रीज हो रही है। और मार्च 2018 से लेकर 2019 के बीच में अगर देखूँ तो बोरोइंग्स ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इंक्रीज हुई है। तो अराउंड मार्च 2019 में जो इनकी बोरोइंग्स है वो अराउंड 29,139 करोड़, और सितंबर में बोरोइंग्स का जो है वो फिगर है 32,364 करोड़। तो एक चीज़ है कि कंपनी की बोरोइंग्स तो लगातार इंक्रीज हो रही, तो हमें यहाँ पे एक रेशियो है वो देखना पड़ेगा कि कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैसा है। तो हम यहाँ देख ही सकते हैं कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो कंपनी का 0.13 है, जो काफ़ी मैनेजेबल है। अगर 1 से नीचे तो ये काफ़ी मैनेजेबल रेशियो है। हालांकि कंपनी का लगातार बोरोइंग्स बढ़ रही है, पर कंपनी फिर भी उस संदर्भ में वो जो अपना डेब्ट है वो काफ़ी मैनेज कर पा रही है अच्छे तरीके से। अगर कैश फ्लोज की बात करें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम देख ही सकते हैं यहाँ लगातार इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। और मार्च 2020 में इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो अराउंड 8,739 करोड़ था। और नेट कैश फ्लोज की अगर बात करूँ तो यहाँ पे हमें फ्लक्चुएशंस, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रहे हैं, कभी ये नेगेटिव में और कभी पॉजिटिव में। तो मार्च 2020 में ये अराउंड पॉजिटिव फिगर था अराउंड 3,898 करोड़। रेशियोज की बात करें तो उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एडुकेसी जो है वो कंपनी का अराउंड 11% के आसपास है। तो काफ़ी हम कह सकते हैं काफ़ी एवरेज है, कुछ ज़्यादा इतना कुछ खास रिटर्न ऑफ कैपिटल एडुकेसी रेशियो इनका है नहीं। और डेटर्स भी इनकी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 121 डेज है। तो इनको जो डेटर से पेमेंट आती है वो 121 डेज में आती है। तो ये जितना ज़्यादा डेज होंगे कंपनी के लिए, हम कह सकते हैं कि नेगेटिव फैक्टर है कंपनी के लिए, क्योंकि यही जो डेटा डेज से कहीं ना कहीं कंपनी के जो कैश फ्लोज है उसको इम्पेक्ट करते हैं। तो ये जितना ज़्यादा डेज होंगे उतना कंपनी के कैश फ्लोज में उसका इम्पेक्ट देखने को हमें मिलेगा। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करूँ तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 28% के आसपास प्रमोटर्स होल्डिंग है, और ये कांस्टेंट रही है अराउंड 2017 से लेकर अगर हम 20 तक की बात करें तो ये प्रमोटर्स होल्डिंग जो है वो कांस्टेंट रही है। और FIAs में हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो
19 में जो था FI होल्डिंग वो अराउंड 43% के आसपास थी, जो कि घट के 2020 में 41%, 42% हो गई, और जून में और सितंबर में ये और डिक्रीज होकर अराउंड 37% के आसपास हो गई। तो ये थोड़ा हम देख सकते हैं कि FIS के अगर होल्डिंग के तौर पे मैं कहूँ तो ये कंसर्न वाली चीज़ है कि यहाँ पे डिक्रीज होने को मिल रही है होल्डिंग। वहीं अगर डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि हमारे जो म्यूचुअल फंड कंपनी से और इंश्योरेंस कंपनी, अगर उनकी बात करूँ तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फैक्टर है जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये अराउंड 16% के आसपास ये बढ़ के सितंबर 2020 में हो गया है। तो यहाँ पे हम लगातार DIS के थ्रू देख रहे हैं कि ये इंक्रीज हुई है। और वहीं गवर्नमेंट की बात करूँ तो ये 0.31% है, और पब्लिक की बात करूँ तो ये 18.73% की होल्डिंग रखते हैं। तो यहाँ हम देख ही सकते हैं कि सेल्स तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रही है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एडिक्वेसी है वो काफ़ी कम है कंपनी का। तो जो सेल्स जो है, सेल्स कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है प्रॉफिट के ऊपर, वो प्रॉफिट है वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, इसीलिए रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एडिक्वेसी भी कंपनी का जो है वो काफ़ी लो है। अब यहाँ हम लोग कल के दिन की ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस देख लेते हैं और क्वांटिटी ट्रेड देख लेते हैं कि कंपनी का कितना हुआ था। तो ओपन जो हुआ था वो कंपनी का शेयर प्राइस वो 456 पे हुआ था, और इसने लो जो बनाया था वो 429 का बनाया था, और ये क्लोज जाके 435 के आसपास हुआ था। वहीं क्वांटिटी ट्रेड जो है वो कंपनी के अराउंड 5 करोड़ के आसपास हुई थी, और डिलीवरी की क्वांटिटी है वो 76% हुई थी। तो इसमें जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी है वो अराउंड 15% के आसपास है, जो कि काफ़ी कम है, और वो स्वाभाविक सी बात है वो कम ही होगा, क्योंकि कंपनी की न्यूज़ ऐसी है कि अभी कोई इस कंपनी में नई पोजीशन या नई जो रिस्क है वो लेना नहीं चाहेगा इस कंपनी के अंदर। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अब हमें इस कंपनी में क्या करना चाहिए। क्या हमें इस कंपनी को सेल करना चाहिए, या तो फिर होल्ड करें, या तो फिर हमें पोजीशन बनानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं जो एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर्स लिए हुए, तो उनके लिए मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप अभी फ़िलहाल जल्दबाजी नहीं कीजिए, और इन केस अगर आपने बड़े जो शेयर प्राइस है वो बड़ी लेवल पे आपने अगर खरीदी की हुई है, तो आप इसको अगर एटलीस्ट अभी के लिए इसको नुकसान में इसको नहीं बेचना है इस शेयर्स को। अभी फ़िलहाल अभी आप वेट कीजिए, क्योंकि ये जो कंपनी है वो निफ्टी 50 के अंदर आती है। तो इतनी बड़ी कंपनी के अंदर इतने बड़े आरोप लगना, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा कि अभी सेबी का क्या रिएक्शन है, और उस रिएक्शन के चलते ही हमें अपना जो है वो नक्की करना है कि हमें इस कंपनी को सेल करना है कि फिर बाय करना है। तो अभी फिलहाल जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो तो इस कंपनी में बने रहे। हाँ, लेकिन अगर जिनको प्रॉफिट हो रहा है तो वो अगर आप ज़्यादा अगर इस कंपनी में रिस्की मान रहे तो वो प्रॉफिट अपना बुकिंग करके इस कंपनी से निकल सकते हैं, इनकेस अगर आपको लग रहा है कि इस आने वाले दिनों में इस कंपनी के शेयर प्राइस और गिर सकते हैं। और जो नए निवेशक है उनको तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अभी फिलहाल आप कोई भी न्यू पोजीशन नहीं बनाए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में। इस कंपनी के अगेंस्ट जो एलिगेशन है वो क्या पता सही भी हो सकते हैं या गलत भी हो सकते हैं, अभी फिलहाल कुछ पता नहीं है। तो न्यू पोजीशन तो हमें इस कंपनी में ऑफ कोर्स नहीं बनाने की है। बहुत सारी कंपनी है वहाँ पे, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी है जहाँ पे हम लोग न्यू पोजीशन बना सकते हैं। देन वाई टू चूज दिस कंपनी। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अभी आप न्यू पोजीशन नहीं बनाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और बेल आइकन जरूर क्लिक करना, ताकि आपको मेरे चैनल के जो भी वीडियोस है उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।